दोस्तों आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक लेटेस्ट हॉरर मूवी को जिसका नाम है द कंज्यूरिंग लास्ट राइट। अब इस मूवी की ज़्यादा फोटोज़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो फोटोज़ मिलती हैं हम उसी में आज काम चलाएंगे। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 20 अप्रैल 1964 का सीन दिखाया जाता है। अब ये वो टाइम था जहाँ पर एड और लॉरेन ने अपना पहला एग्जॉरिज्म स्टार्ट किया था, यानी अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। तो इस मूवी के अंदर हमें एक एंटीक शॉप दिखाई जाती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है अपनी बेटी के साथ। अब यहाँ पर उसकी बेटी का नाम विक्टोरिया है, जो कि एड और लॉरेन को अपने घर पर बुलाती है। वो अपने घर पर बुलाकर उन्हें बताती है कि कैसे उसकी डैड की जो शॉप है वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है, और वो जो कोई भी है बस उसका एहसास होता है, वो उसे देख नहीं पाती है। अब यहाँ पर जो एड और लॉरेन है ये उनका पहला केस है, यानी उन्होंने यहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर वो उसके एंटीक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर विक्टोरिया ने जाने को कहा था। अब यहाँ पर विक्टोरिया से मिलकर एड उससे पूछता है कि वो उसे केस के बारे में पूरी बात बताए, जिस पर विक्टोरिया लॉरेन और एड को ये बात बताती है कि असल में उसके फादर इस एंटीक शॉप को काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, लेकिन अचानक से उसके फादर को जो इस स्टोर को चलाते हैं उन्हें रात के समय अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसके फादर ने इन चीज़ों के बारे में विक्टोरिया को भी बताया था, लेकिन उस टाइम पर विक्टोरिया ने उन बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर भी अचानक से उसके फादर ने शॉप में अपने आप को खत्म कर लिया, और विक्टोरिया के फादर के जाने के बाद से ही विक्टोरिया को भी स्टोर में आवाज़ें आने लगी, एंड उसके साथ भी काफ़ी अजीब और डरावनी चीज़ें होने लगी। और इन्हीं चीज़ों से डरकर आज के दिन उसने लॉरेन और एड को यहाँ पर बुलाया है। और विक्टोरिया की बातों को सुनने के बाद लॉरेन और एड दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं, और अपने इन्वेस्टिगेशन में विक्टोरिया के कहे अनुसार लॉरेन सीधा स्टोर रूम में जाती है, क्योंकि स्टोर रूम में उन्हें किसी की आवाज़ें आती थी। अब लॉरेन स्टोर रूम में जैसे रूम के अंदर एंटर करती है वैसे वो देखती है कि शॉप के स्टोर रूम में एक काफ़ी पुराना मिरर रखा होता है, लेकिन ये मिरर कोई आम मिरर नहीं होता है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मिरर पर काफ़ी डरावने डिज़ाइंस बने हुए थे, और मिरर के ऊपरी हिस्से पर ह्यूमन शेप की डिज़ाइन भी थी। और इसीलिए इन डरावनी डिज़ाइंस को देखकर लॉरेन भी ये समझ जाती है कि हो ना हो इस मिरर में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अब इस मिरर को देखकर लॉरेन जैसे ही उसे टच करती है वैसे ही मिरर को टच करते ही लॉरेन को ये फील होता है कि वहाँ एक स्पिरिट है, लेकिन स्पिरिट के साथ ही लॉरेन को ये भी फील होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही इविल चीज़ भी है। बट इसके बाद जो मिरर पर एक छोटा सा क्रैक बन जाता है जहाँ पर लॉरेन ने अपनी उंगली को टच किया था। अब ये देखते ही उसे अपने फ्यूचर के कुछ क्लिप्स दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस टाइम पर जो लॉरेन है वो प्रेग्नेंट होती है, और इसीलिए लॉरेन के पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे को इस मिरर में मौजूद ईवल एंटिटी मार कर देती है। और हमें ये भी समझ में आता है कि अब आने वाले टाइम में ईवल एंटिटी जो है वो लॉरेन के बच्चे का पीछा ज़रूर करेगी। अब यहाँ पर इस ईवल एंटिटी ने लॉरेन के बच्चे को मार कर ही दिया था। अब इसी वजह से लॉरेन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से लॉरेन की आवाज़ें सुनकर एड उसके पास आता है और वह उसे वहां से लेकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। हमें पता चलता है कि इस टाइम पर लॉरेन की अर्जेंट डिलीवरी होने वाली है, लेकिन डिलीवरी के बाद जैसे ही लॉरेन का बच्चा पैदा होता है वैसे उन्हें पता चलता है कि जो बच्चा है वो सांस नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये है कि वो मरी हुई पैदा हुई है। अब यहाँ पर ये चीज़ें देख कर लॉरेन और एड दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉरेन है वो भगवान से प्रे करना स्टार्ट कर देती है, जिसके लगभग 1-1.5 मिनट के बाद ही उसकी बच्ची फिर से जिंदा हो जाती है। और ये देखकर लॉरेन को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई चमत्कार है, भगवान ने उनकी सुन ली। बट वो दोनों अपनी बच्ची के जिंदा होने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर लॉरेन और एड के पहले केस की, यानी कि मिरर वाले ईवल एंटिटी की, तो उस केस को ये दोनों वहीं पर छोड़ देते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि उन दोनों को ऐसा लगता है कि अगर वो दोनों उस केस पर और ज़्यादा काम करेंगे तो फिर उनसे उनकी फैमिली पर, स्पेशली उनकी बेटी पर खतरा हो सकता है, और इसीलिए वो दोनों इस केस को वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही लॉरेन और एड दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम जूली रखते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता चला जाता है, और लॉरेन और एड की बेटी जो जूली है वो धीरे धीरे बड़ी होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इन बीतते समय के साथ साथ लॉरेन और एड ने लगभग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लगभग 1000 केसेस को सॉल्व किया था, लेकिन वो दोनों इसके अंदर कभी भी अपनी बेटी को इन्वॉल्व नहीं करते थे। वो इस बारे में उन्हें बताते ही नहीं थे, और वो इन सब चीज़ों से उसको दूर रखते थे। अब यहाँ पर समय आता है 1986 का।
यूएस कंट्री के पेंसिल्वेनिया शहर में एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली का नाम होता है स्मर्ट फैमिली। हम देखते हैं कि स्मर्ट फैमिली के अंदर जैक जैनेट नाम के दो हस्बैंड वाइफ होते हैं और इन्हीं जैक और जैनेट के कई सारे बच्चे होते हैं एंड इनकी फैमिली के और भी कुछ मेंबर्स होते हैं और इस तरह इनकी फैमिली में टोटल 8 लोग होते हैं और साथ ही इनके पास एक डॉग भी होता है। और ये सब के सब यानी कि पूरी स्मर्ट फैमिली पेंसिल्वेनिया शहर के अंदर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन इनका जो नया घर था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था। यहाँ पर शिफ्ट होने के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि इस फैमिली के हेड को यानी कि जैक को ये घर काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में मिला है, क्योंकि ये घर जो है वो हॉरर है, इसीलिए उन्हें सस्ते दामों में मिली और इन्होंने खरीद भी लिया। हालांकि यहाँ पर जब हम कहानी में आगे देखते हैं कि जैक और उसकी फैमिली अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी है और शिफ्ट होने के बाद हम जैक की पूरी फैमिली के बारे में डिटेल से जानते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जैक की फैमिली के 8 मेंबर्स के अंदर जैक, उसकी वाइफ जैनेट, जैक के फादर मदर और उनकी 4 बेटियां हैं। और आज के ही दिन जैक की एक बेटी का बर्थडे भी होता है और इसीलिए बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जैक के फादर अपनी पोती को एक गिफ्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने गिफ्ट को अनरैप करती है तो इस गिफ्ट में वही मिरर था जिसे हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में मिरर को देखा था, जिसके अंदर इविल एंटिटी के होने का एहसास हुआ था। अभी बिल्कुल मिरर वही था क्योंकि इसकी डिज़ाइन भी वही थी, जिस पर इस मिरर पर क्रैक भी था, जो क्रैक लॉरेन के छूने की वजह से हो गया था। अब यहाँ पर इसके बाद ये पूरी फैमिली केक को कट करना स्टार्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि केक पर जो कैंडल होती है वो पहले ही बुझ जाती है, यानी कि फूंक मारने से पहले। लेकिन फिर इसके बाद जो छत होती है, छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और जैक की बेटी जिसका बर्थडे होता है उसे चोट भी लग जाती है। और ये सारी चीज़ें करके इस घर की जो ईविल स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं इस फैमिली को ये बताना स्टार्ट कर देती है कि वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये सब होने के बाद ही स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि स्मर्ट फैमिली की जो स्टोरी हम देख रहे हैं वो एक रियल स्टोरी है, यानी कि ये एकदम सत्य घटना पर आधारित है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये वाला केस लॉरेन और एड के करियर का सबसे खतरनाक केस भी था, क्योंकि इस वाले केस के अंदर लॉरेन और एड का एक ऐसी पावरफुल खतरनाक एंटिटी से सामना हुआ जो कि ना सिर्फ उनके पूरे परिवार को झंझोर के रख देता है बल्कि वो लॉरेन और एड के करियर को भी खत्म कर देता है। हालांकि इसके आगे हम स्मर्ट फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना स्टार्ट कर देते हैं और पिछले रात बर्थडे में जो कुछ भी हुआ उसे फैमिली मिलकर इग्नोर कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। लेकिन दोस्तों, इस घर के अंदर फैमिली मेंबर्स के साथ अजीब चीज़ें होना और भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि एक बार जैक की वाइफ जैनेट किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। जैनेट को ऐसा फील होता है कि कोई उसका जो फ़ोन है वो दूर कर रहा है, यानी खींच रहा होता है। जैनेट को पहले ऐसा लगता है कि शायद ये सब उसकी बेटियाँ कर रही हैं, लेकिन जैनेट को जैसे ये फील होता है कि उसकी बेटियाँ वहाँ से काफ़ी दूर किसी और कमरे में हैं, वैसे ही जैनेट इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसके साथ ही जैक और जैनेट की जो 4 बेटियां होती हैं उनमें से जो सबसे छोटी वाली 2 बेटियां हैं वो ट्विन सिस्टर होती हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने कमरे में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती, लेकिन अचानक से उनकी जो डॉल होती है वो हवा में उड़ने लगती है और उन दोनों ट्विन सिस्टर को ये महसूस होता है कि उनके कमरे में उनके साथ कोई और भी मौजूद है। लेकिन फिर अगले पल वो दोनों ट्विन सिस्टर ये देखती हैं कि उनके कमरे में उनके ठीक सामने किसी बूढ़ी लेडी की स्पिरिट है। अब इस चीज़ को देखकर वो वहाँ से भाग जाती हैं। हालांकि इसके बाद भी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो काफ़ी सारी डरावनी और ख़तरनाक चीज़ों को देखते हैं और इसीलिए धीरे धीरे करके सारी फैमिली महसूस करने लगती है कि उनके इस नए घर के अंदर कोई ना कोई ईवल स्पिरिट तो ज़रूर है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी स्पिरिट इनके घर के अंदर मौजूद है वो इनमें से किसी की भी जान नहीं लेती, बल्कि वो स्पिरिट इन फैमिली मेम्बर्स को बस डरा रही है और फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुँचाती है। लेकिन फैमिली को पूरी तरीके से ये यकीन हो चुका था कि उनके घर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा लॉरेन की फैमिली को देखते हैं। यहाँ लॉरेन की फैमिली के अंदर लॉरेन और एड की जो बेटी है वो 22 साल की हो चुकी है। इसके बाद ही वो एक लड़की को डेट भी कर रही है जिसका नाम टोनी है और ये दोनों पिछले 6 महीने से साथ में हैं। और ये जो जूली का बॉयफ्रेंड है यानी कि टोनी, ये कुछ टाइम पहले तक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले इसने पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दी एंड इस टाइम पर ये एक बेरोजगार है। अब यहाँ पर एक दिन जूली के फादर यानी कि एड का बर्थडे आता है, इसीलिए पूरी फैमिली मिलकर एड के बर्थडे को सेलिब्रेट करती है एंड काफ़ी सारे गेस्ट वहाँ पर आए होते हैं। अब इसी बर्थडे पार्टी के अंदर जो फादर गार्डन है वो भी आते हैं और फादर गार्डन लॉरेन और एड के काफ़ी करीब होते हैं और इनकी जान पहचान काफ़ी पुरानी होती है। अब अपने फादर के इसी बर्थडे पार्टी के अंदर जूली अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी बुलाती है और जूली टोनी को लॉरेन और एड के साथ फादर गार्डन से भी मिलवाती है। अब जूली के बॉयफ्रेंड टोनी से मिलकर उसकी
जो मदर हैं लॉरेन और इवन फादर गॉर्डन दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो जूली के पिता हैं वो इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि टोनी कैसा लड़का है, जो कि सभी फादर्स को होती है। क्या वो उसकी बेटी यानी जूली को सही से रख पाएगा या फिर नहीं। लेकिन हम जूली को देखते हैं जो कि रूम में आती है और अपनी पुरानी फोटोज को देखने लगती है, और अपनी पुरानी फोटो को देखते हुए वो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है। लेकिन अब क्योंकि जूली रूम के अंदर अकेली होती है, इसीलिए उसे अचानक से अपने रूम में एक एनाबेल की डॉल दिखने लगती है, और एनाबेल डॉल का इस टाइम पर एक चेयर पर बैठकर जूली को देख रही होती है। अब ये देखकर जूली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर तभी वहाँ पर टोनी आता और वो जूली को संभालता है। लेकिन टोनी जूली को पूरी फैमिली के सामने रिंग देकर प्रपोज करता है और जूली से शादी करने के लिए कहता है। जो प्रपोजल देखकर जूली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो टोनी को हाँ बोल देती है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से लॉरेन की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब इसके बाद हम जो फादर जो गॉर्डन होते हैं वो यहाँ पर एड की बर्थडे पार्टी में जो आए थे, वो असल में यहाँ पर एड और लॉरेन से किसी खास चीज़ के बारे में बात करने आए थे, और इसीलिए इन चीज़ों के होने के बाद वो लॉरेन और एड से बात करते हैं एंड वो दोनों को स्मर्ट फैमिली के बारे में बताते हैं, यानी कि उसी फैमिली के बारे में जिसे हम अब तक देखते आ रहे थे। और फादर गॉर्डन लॉरेन और एड से कहते हैं कि वो दोनों मिलकर उस फैमिली की हेल्प करें। अब दोस्तों, फादर गॉर्डन की बात सुनकर जो एड है वो तो राजी हो जाता है, लेकिन लॉरेन इस बात पर फादर गॉर्डन को मना कर देती है और वो फादर गॉर्डन से कहती है कि उन्होंने इस काम को काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया था, और अब इसीलिए वो दोनों इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने वाले काम को नहीं करेंगे, और अब इसीलिए जो फादर गॉर्डन है वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से स्मर्ट फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर रात के टाइम पर फैमिली का हेड यानी कि जैक सो रहा होता है, लेकिन तभी जैक को ये फील होता है कि कोई उसके आसपास आ चुका है, और फिर अचानक से कोई जैक को हवा में उड़ा देता है एंड उसकी गर्दन दबाने लगता है। अब जिस वजह से जैक को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इसी टाइम पर जैक की बड़ी बेटी आ जाती है और वो अपने बर्थडे वाली क्लिप को देख रही होती है। लेकिन इसी क्लिप को देखते हुए जो जैक की बड़ी बेटी है वो इस बात का जवाब मिल जाता है कि आखिरकार उसके बर्थडे वाली रात को उसके केक के कैंडल को किसने बुझाया था, और वो इसीलिए क्योंकि जब वो क्लिप को देख रही होती है तब क्लिप में उसे अपने आसपास एक स्पिरिट दिखती है जिसने कि उसके कैंडल पर फूंक मारी थी। अब यहाँ पर जैक की बेटी उस स्पिरिट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही वो उस वीडियो क्लिप को बंद करती है, अचानक से वो जो स्पिरिट थी वो उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्पिरिट के हाथों में एक कुल्हाड़ी भी होती है। अब ये देखकर जैक की बेटी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है। अब यहाँ पर वो जैक की बेटी ये नोटिस करती है कि वो जो आदमी है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है वो उसके करीब आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब इधर अपनी बेटी की आवाज़ को सुनकर जो मदर जैनेट है वो जाग जाती हैं, लेकिन जैनेट की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो हवा में उड़ रहा है और उसकी कोई गर्दन दबा रहा है। इसके बाद जैनेट जल्दी से पहले जैक को बचाती है, जिसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स जैक की बेटी के पास जाते हैं, लेकिन फिर एक साथ आने के बाद में वो सभी स्पिरिट से बच जाते हैं। अब इसकी अगली सुबह हम ये देखते हैं कि जैनेट और जैक जल्दी से मीडिया को बुलाते हैं और वो मीडिया वालों को अपने साथ बीती हुई सारी बात बताते हैं। एंड ये वही सीन होता है जिसे हम सभी ने मूवी के ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा था, और यहाँ पर मीडिया वालों के सामने जैनेट ये भी कहते हैं कि हमारे घर में रहने वाले स्पिरिट को हमारे घर के 8 लोगों ने देखा है और ये कोई भ्रम नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हम लॉरेन की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर टोनी के जूली के को प्रपोज करने की वजह से अब इन दोनों की जो शादी थी वो अब तय हो चुकी थी, और इसीलिए जूली अपने फैमिली के साथ सीधा ड्रेस सिलवाने आती हैं ताकि उस ड्रेस को वो अपनी शादी वाले दिन पहन सके। अब जूली ने दुकान में जिस ड्रेस को सेलेक्ट किया होता है वो पहनने के लिए वो ट्रायल रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर जूली को ऐसा फील होता है कि कोई उसके साथ वहाँ पर मौजूद है, और फिर अगले पल जूली को अपने साथ वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है, जिस बूढ़ी लेडी के स्पिरिट को हम सभी ने जैक और जैनेट के घर के अंदर भी देखा था। अब यहाँ पर इसके बाद में जैक और जैनेट के घर में जो भी स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं जूली और उसकी फैमिली से भी कनेक्टेड है, लेकिन इनके बीच का कनेक्शन किस तरह से है वो हमें आगे मूवी के अंदर पता चलेगा। हालांकि जूली को यहाँ पर उस बूढ़ी लेडी के स्पिरिट के साथ अपनी खुद की भी शक्ल दिखती है और जूली ये फील करती है कि वो खुद की ही गर्दन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगले ही पल जूली की मदर जो है लॉरेन वो अंदर आती हैं और वो उसको उससे बचा लेती हैं। लेकिन ये देखकर जूली की मदर लॉरेन काफ़ी ज़्यादा
डर जाती है क्योंकि अचानक से ऐसी चीज़ें वो उसकी फैमिली के साथ होना काफ़ी अजीब बात थी। बाकी यहाँ पर मीडिया की खबरें सुनकर फादर गार्डन, जो कि लॉरेन और एड से मदद मांगने गए थे, वो सीधा स्मर्ल फैमिली की हेल्प करने के लिए जाते हैं और फिर वो सीधा उस घर के अंदर जाते हैं एंड अपने रिचुअल्स को करते हैं। रिचुअल को करने के बाद फादर गॉर्डन को ये समझ में आ जाता है कि इस घर के अंदर जो भी इविल स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है और इसीलिए इस चीज़ को निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हालांकि फादर गॉर्डन को ये पता होता है कि इस इविल स्पिरिट को अकेले नहीं हराया जा सकता और इसीलिए वो इस केस के लिए बिशप की हेल्प लेने जाते हैं ताकि वो बिशप के साथ मिलकर इस बारे में कुछ कर सकें। लेकिन जब फादर गॉर्डन बिशप के पास पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि बिशप मौजूद नहीं है और इसीलिए फादर गॉर्डन वहां पर बिशप का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन फिर अगले पल वहां पर फादर गॉर्डन को ये महसूस हो चुका है कि उस जगह पर एक इवल स्पिरिट आ चुकी है और वो इवल स्पिरिट फादर बिशप को एक तार से लटका के मार देती है। अब इसके बाद लॉरेन की फैमिली को ये पता लगता है कि फादर गॉर्डन की मौत हो चुकी है और फिर इसीलिए जिस दिन फादर गॉर्डन का फ्यूनरल होता है उस दिन लॉरेन की फैमिली यानी एड, लॉरेन और जूली वहां पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जूली जैसे ही फादर गॉर्डन की ग्रेव को टच करती है वैसे ही जिस इविल एंटिटी ने फादर गॉर्डन की जान ली थी उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें जूली को दिखाई देने लगती है। इसीलिए वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद जूली फादर गॉर्डन के साथ ही फादर से पूछती है कि जब फादर गॉर्डन की मौत हुई थी तब उससे पहले वो कहाँ पर गए थे। अब जूली इस बात को सुनकर वो फादर जूली को बताते हैं कि असल में फादर गार्डन अपनी मौत से पहले पेंसिल्वेनिया शहर के घर में गए थे, वही घर जिसके अंदर जो घर न्यूज़ में आ रहा है यानी कि स्मॉल फैमिली हाउस। अब उस फैमिली के बारे में जानते ही जूली बिना अपनी फैमिली को बताए जल्दी से ही पेंसिल्वेनिया जाती है और इसीलिए जब लॉरेन और एड को अपनी बेटी जूली नहीं मिलती तब वो उसे ढूंढते हुए परेशान होने लगते हैं। लेकिन फिर तभी जूली का बॉयफ्रेंड टोनी इन दोनों को बताता है कि असल में जूली पेंसिल्वेनिया शहर के स्मर्ट हाउस में गई है। इस बारे में जानते ही वो लोग जल्दी से स्मर्ट हाउस में जाते हैं और वो लोग वहां पर आकर जैक, जैनेट और एंड उनकी पूरी फैमिली से मिलते हैं। लॉरेन और एड को देखकर जैक और जैनेट को ऐसा लगता है कि शायद से वो दोनों वहां पर उनकी हेल्प करने आए हैं, लेकिन एक्चुअली में लॉरेन एड वहाँ पर बस अपनी बेटी जूली को लेने आई थी और इसीलिए वो लोग जूली को लेते ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जूली वहाँ से जाने से मना कर देती है और एड अपने फैमिली से कहती है कि वो दोनों आज तक सबकी हेल्प करते हुए आए हैं, इसीलिए उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पर ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसके साथ ही फादर गार्डन भी मरने से पहले ठीक यहीं पर आए थे और यहाँ आने के बाद में ही फादर गार्डन की मौत हो गई। इसीलिए फादर गार्डन की मौत का रहस्य भी इस घर से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जूली की सारी बातों को सुनने के बाद लॉरेन एड दोनों मिलकर स्मर्ट फैमिली की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसके साथ ही जूली टोनी से बातचीत करती है एंड वो अपने बॉयफ्रेंड टोनी को ये बताती है कि एक्चुअली जब उसने फादर गार्डन की ग्रेव को टच किया था तब उसे किसी इविल एंटिटी के होने का एहसास हुआ था और जूली को ऐसा फील हुआ कि मानो वो इविल एंटिटी जूली को इस घर में बुलाना चाहती एंड यहाँ पर जूली को रोक कर रखना चाहती है। अब यहाँ पर जूली की इस बात को सुनकर हम ये भी समझ पाते हैं कि एक्चुअली में स्मर्ट फैमिली के इस घर के अंदर जो इविल एंटिटी है उसका मेन मकसद जूली एंड उसकी फैमिली को यहाँ पर बुलाना ही था और जूली एंड उसकी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए वो इविल स्पिरिट स्मर्ट के फैमिली मेंबर्स को डरा रही थी ताकि उनके डरने की खबर फैले और यहाँ पर जूली, लॉरेन एंड उसकी फैमिली यहाँ पर आ जाए। और इसीलिए जो वहाँ की स्पिरिट थी उसने इन 8 लोगों को मारा नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ डराया था। अब इसके बाद में हम लॉरेन को देखते हैं जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन में बारी बारी करके घर के सभी हिस्सों में जाती एंड वहाँ की हर चीज़ को वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। अब इसी दौरान लॉरेन को कई सारी चीज़ें अजीब लगती है, साथ ही साथ वो एक रूम के अंदर एक स्पिरिट का हाथ भी देखती है। लेकिन फिर इसके बाद ही लॉरेन घर के बेसमेंट में जाती है। उस बेसमेंट के अंदर कदम रखने के साथ ही लॉरेन को कई सारी आवाज़ें सुनाई देती है और वो अपने मन में काफ़ी सारे विजुअल्स को देखती है। अब जिसके बाद ही लॉरेन को ये पता लगता है कि आखिरकार इस पूरे घर में चल क्या रहा है। इसके बाद ही लॉरेन अपने पति एड के पास जाती है और एड को इस पूरे घर की कहानी बताना स्टार्ट करती है और एड को बताती है कि आज बहुत साल पहले इस घर के अंदर एक आदमी, उस आदमी की पत्नी और उसकी पत्नी की बूढ़ी माँ रहा करते थे। लेकिन वो जो आदमी था वो अपनी पत्नी से प्यार करने के बजाय उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और वो उससे बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता था और घर में कैद करके रखा करता था। अब इन सब चीज़ों की वजह से उस लेडी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। लेकिन लेडी के पति को जैसे उसके अफेयर के बारे में पता लगा वैसे ही वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। अपने पति के गुस्से को देखकर वो लेडी सीधा बेसमेंट की तरफ भागी, पर उस टाइम पर उस बेसमेंट में उस लेडी के साथ उसकी बूढ़ी मदर भी थी। लेकिन
लेडी का पति कुल्हाड़ी लेकर सीधा बेसमेंट में आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी माँ को भी जान से मार डाला। फिर बाद में जाकर उस आदमी की भी मौत हो गई। इसीलिए इस घर के अंदर टोटल 3 आत्माएं हैं। अब लॉरेन की बात सुनकर एड उससे कहता है कि इन सब में कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसी आत्माओं से पहले भी निपट चुके हैं और इसीलिए हम लोग इन्हें भी बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। लेकिन एड की इस बात को सुनकर लॉरेन उससे कहती है कि असल में बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअली में इस घर के अंदर इन तीनों आत्माओं के साथ साथ कोई और भी है। अब यहाँ पर लॉरेन उससे कहती है कि यहाँ पर कोई और पावरफुल स्पिरिट भी है जिसे वो देख नहीं पा रही है, लेकिन हाँ उसे ये एहसास हो रहा है और वो जानती है कि वो इसी घर में है। और एक्चुअली में ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो सब के पीछे वो खुद ही है, क्योंकि वो पावरफुल स्पिरिट इन तीनों की आत्माओं को कंट्रोल कर रहा है और इनका इस्तेमाल करके जैक और जेनेट की फैमिली को डरा रहा है। अब यहाँ पर लॉरेन और एड को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो जो इविल स्पिरिट है उसने इस घर के आदमी या किसी को भी पोजेस क्यों नहीं किया है। एक्चुअली में ये बात लॉरेन और एड के लिए सोचने वाली थी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने करियर में जितने भी केसेस देखे थे उन सभी केसेस में जब कोई स्पिरिट या बुरी आत्मा सामने आती है तो वो किसी न किसी ह्यूमन को जरूर पोजेस करती है, लेकिन इस केस में अभी तक किसी को पोजेस नहीं किया गया था और इसीलिए यही बात लॉरेन और एड को थोड़ा सा परेशान करती है। दोस्तों, इतने में ही इस घर के अंदर जूली को हम देखते हैं जिससे अचानक से ऊपर वाले कमरे के अंदर मदर लॉरेन की आवाज़ आती है और यहाँ आवाज़ लेडी जूली और ये आवाज़ जूली को ऊपर बुलाती है। इसीलिए इस आवाज़ को सुनकर जूली जल्दी से ऊपर जाती है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि लॉरेन इस टाइम पर एड के साथ बाहर खड़ी है और इसीलिए जूली को ऊपर बुलाने वाली जो आवाज़ है वो उसकी मदर नहीं बल्कि कोई इवल एंटिटी है जो कि ये सारी चीज़ें कर रही है। अब इधर जूली जैसे ही ऊपर कमरे पहुँचती है वैसे ही वो अपने सामने उस मिरर को देखती है जिस मिरर के अंदर इविल एंटिटी है और जूली इस मिरर को के पास आकर उस मिरर को टच कर लेती है, लेकिन मिरर को टच करते ही आसपास की चीज़ें हिलने लगती है और अचानक से मिरर के ऊपर वाले हिस्से पर लिख आता है मिस मी। यहाँ पर दोस्तों मिस मी को पढ़कर जूली सीधा एनाबेल का नाम लेती है, क्योंकि यहाँ पर हमने एनाबेल की मूवीज़ देखी है तो आपको ये याद होगा कि वहाँ पर ये मिस मी एनाबेल लिखा करती थी और इसीलिए यहाँ पर जूली के मन में सबसे पहले एनाबेल का ख्याल आता है। अब जूली को एनाबेल से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था और इसीलिए वह डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद ही जूली को घर के एक दूसरे कमरे के अंदर एनाबेल की डॉल दिखती है और जूली जैसे ही एनाबेल की डॉल को देखती है वैसे ही वो डॉल देखते ही देखते खड़ी हो जाती है और उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो जूली की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जूली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर इसके बाद में ही जूली डर के मारे सीढ़ियों से गिर जाती है और फिर इसीलिए उसे संभालने के लिए उसके पेरेंट्स भी आते हैं, जिसके बाद उनके बाद ही जूली उन्हें सारी चीज़ें बताती है। अब इस बात को सुनते ही लॉरेन और एड जल्दी से ऊपर जाते हैं और वो लोग तहकीकात करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद वो लोग उस मिरर को देखते हैं जिस मिरर को उन्होंने पहले के केस में देखा था। जिसके बाद मिरर को देखते ही लॉरेन को ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये वही एंटिटी है जिससे उनका सामना अपनी लाइफ की सबसे पहली बार हुआ था। लेकिन यहाँ पर लॉरेन ये नोटिस करते कि आज से 22 साल पहले अपने पहले केस के अंदर जब लॉरेन ने इस मिरर को पहली बार टच किया था तो लॉरेन को ये फील हुआ था कि इस मिरर के अंदर एक ईवल एंटिटी है, लेकिन आज के दिन जब लॉरेन ने इस मिरर को टच किया तो उसे फील हुआ कि इस मिरर के अंदर एविल एंटिटी नहीं है। अब कुछ थोड़ी देर के बाद ही हम जूली को देखते हैं जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है और हम ये देखकर हमें फील हो जाता है कि जूली के साथ कुछ तो गलत हुआ है। हालांकि इतने में जूली के जो फादर है वो इस बात को कहते हैं कि इस घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी फसाद ये मिरर ही है और इसीलिए उन सबको मिलकर आज की रात इस मिरर को अपने घर के म्यूज़ियम में डालना होगा और एक बार अगर एड ने इस मिरर को अपने घर के म्यूज़ियम में डाल दिया तो फिर वहाँ पर वो इस मिरर को कैद भी कर सकता है। अब ये लोग मिरर को उठाकर एड के म्यूज़ियम में रखने का काम एड जो है वो स्मल को देता है और इसके साथ ही जूली के बॉयफ्रेंड टोनी को भी, यानी यहाँ पर एड, जैक और टोनी ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये इस मिरर को उस म्यूज़ियम में जाकर डालेंगे। लेकिन इस काम को करने से पहले एड जो है वो जैक और टोनी से कहता है कि इस काम को करने की शुरुआत करते ही हमें इस रात में इस काम को ही पूरा करना होगा। इसके साथ ही उन तीनों को डायरेक्टली इस मिरर को टच नहीं करना और इसीलिए मिरर को उठाने के लिए उन्होंने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और साथ ही साथ इस मिरर को ढक भी दिया और किसी को भी मिरर के अंदर देखना नहीं है। अब इसके बाद ये तीनों जल्दी से तैयार होते हैं और टोनी कार को ड्राइव करके जल्दी से उसके घर के पास लाता है। इधर एड और जैक दोनों मिलकर मिरर को उठाते हैं और उसे लेकर सीधा गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अचानक से ये मिरर का ऊपर का जो कपड़ा है वो हट जाता है और जैक मिरर के अंदर देख लेता है, जिससे कि उसे फील होता है कि इविल स्पिरिट वहीं पर मौजूद है और फिर इसीलिए वो डर के मारे वो नीचे गिर जाता है।
एंड उसके हाथ से भी मिरर छूट जाता है। इधर टोनी जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो ये देखता है कि उसके सामने बूढ़ी लेडी की स्पिरिट है और इसीलिए वो इसे देखकर टोनी भी डर जाता है एंड उसकी गाड़ी ठुक जाती है। इधर ये सब देखकर पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन इतने में ही जब लॉरेन अपनी बेटी जूली को देखती है तो वो ये देखती है कि उसकी बेटी जूली एक कोने में जाकर बैठी हुई है। लेकिन फिर जैसे ही लॉरेन अपनी बेटी जूली के पास जाती है वैसे ही वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी जूली कमरे के कोने में बैठकर अक्कड़ बक्कड़ खेल रही है और गाना गा रही है। और फिर अगले ही पल जूली की शक्ल देखकर लॉरेन को ये पता लगता है कि अब उसकी बेटी जूली पोजेस हो चुकी है। और यहाँ पर लॉरेन को ये बात समझ में आ जाती है कि आखिरकार क्यों अब तक मिरर में रहने वाली इविल एंटिटी ने किसी को भी पोजेस क्यों नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली में ये इविल एंटिटी आज तक जूली का इंतजार कर रही थी। और अब यहाँ पर उसने जूली को तभी मार्क कर दिया था जिस वक्त वो लॉरेन के पेट में थी। अब इसके बाद ही जूली को पोजेस करने वाला वह इविल एंटिटी अपने असली आवाज़ में लॉरेन से ये कहता है कि मैं जूली के यहाँ आने का बहुत समय से इंतजार कर रहा था और अब मैं जूली को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही वो लॉरेन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और लॉरेन को जोरदार धक्का देता है जिससे कि लॉरेन नीचे गिर जाती है। इधर इसके बाद जूली बाकी घर वालों के सामने जाती है जहां पर फैमिली का जो डॉग है वो जूली को देखकर बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है और फिर इसीलिए जूली उसे हवा में लेविटेट करके दूर फेंक देती है। इसके बाद जैसे ही जो एड है वो अपनी बेटी जूडी के पास जाता है वैसे ही जूडी कहती है कि मैं इस इविल स्पिरिट से फाइट कर सकती हूँ। लेकिन इधर जैसे ही जूडी की बॉडी उसे इविल स्पिरिट कंट्रोल करता है वैसे ही वो एड पर अटैक कर देती है जिस वजह से उसे हार्ट अटैक जैसा फील होने लगता है। इसी टाइम पर हम घर के बाहर टोनी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उस इविल स्पिरिट ने घर के सारे दरवाजों को बंद कर दिया। लेकिन तब भी टोनी किसी तरह घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर आते ही वो लॉरेन को देखता है जिसके ऊपर इस टाइम पर वो कुल्हाड़ी वाले आदमी की स्पिरिट हमला कर रही होती है। लेकिन टोनी वहां पर आकर लॉरेन को बचा लेता है। अब इसके बाद में हम एड को देखते हैं जिसकी हालत अब ठीक होती है और इसीलिए वो सबसे पहले खुद को संभालता है और फिर वह जेनेट से कहता है कि वह फैमिली के सारे मेंबर्स को लेकर घर से बाहर निकाले। अब घर के अंदर सिर्फ रह जाते हैं एड, लॉरेन, जूडी और जूडी का बॉयफ्रेंड यानी कि टोनी। अब यहाँ पर लॉरेन एड को ये बताती है कि एक्चुअली में जिस इविल एंटिटी ने उसकी बेटी जूली को पजेस किया है वो उनके पीछे सालों से पड़ी हुई थी और साथ ही वह इविल एंटिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। ये बात सुनकर एड लॉरेन के हाथों से अपने बाइबल की बुक मंगवाता है ताकि वो जल्दी से जूडी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर सके और उसकी बॉडी से इविल स्पिरिट को बाहर निकाल सके। अब ये लोग एग्जॉर्सिज्म करने के लिए जैसे ही ऊपर जूडी के पास जाते हैं वैसे ही वो लोग ये देखते कि ऊपर वाले कमरे के अंदर जूडी ने रस्सी से अपने आप को लटका रखा है और एक्चुअली में ये चीज़ देखकर जूडी से ये जो काम है वो इविल करवा रही थी ताकि रस्सी से लटका कर वो जूडी को जान से मार दे और फिर वो जूडी के सोल को अपने साथ ले जाए। लेकिन इस टाइम पर वहां पर जूडी की फैमिली पहुंच जाती है जिसके बाद वो लोग जल्दी से जूडी को नीचे उतार लेते हैं। लेकिन जूडी को नीचे लाकर ये लोग देखते हैं कि जूडी की सांसें नहीं चल रही हैं और फिर इसके लिए वो लोग जूडी की छाती पर पंप करते हैं ताकि वो सांस ले सके, जिसके बाद में जूडी जिंदा हो जाती है। लेकिन इसी टाइम पर लॉरेन एक शीशे के अंदर ये नोटिस करती है कि वो इविल एंटिटी उन सबको वहां से देख रहा है। साथ ही साथ लॉरेन अपने कंधे पर उसका हाथ भी महसूस करती है। इसके साथ ही वो इविल एंटिटी एड को नुकसान पहुंचाता है जिस वजह से एड को फिर से हार्ट अटैक जैसा फील होता है। लेकिन तब भी एड खुद को संभालता है और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। इधर हम ये नोटिस करते हैं कि इविल स्पिरिट अब जूडी की बॉडी से बाहर आ चुका है और शायद से एक बार फिर से वो मिरर के अंदर चला जाता है क्योंकि अगले पल वह मिरर हवा में लेविटेट होने लगता है और जोर जोर से घूमने लगता है। हालांकि ये देखकर एड डरता नहीं है, वो जल्दी से अपने बाइबल की किताब को खोलता है और एग्जॉर्सिज्म को स्टार्ट कर देता है। बट इन सब से इविल एंटिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए वो इन सब पर हमला कर देता है और वो मिरर टोनी की गर्दन दबाने लगता है। साथ ही साथ वह जिस बाइबल से एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है उस बाइबल में भी आग लग जाती है। इसके साथ ही वह मिरर अपने अंदर एड को अपना इविल वर्जन भी दिखाता है और वो एड को शांत रहने के लिए कहता है ताकि एड अपने एग्जॉर्सिज्म को रोक दे। लेकिन एड तब भी नहीं रुकता और वह लगातार अपने एग्जॉर्सिज्म को चालू रखता है। इसके बाद ही एड अपनी जलती हुई बाइबल को उस मिरर से चिपका देता
लेता है, जिससे कि जो इविल एंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। लेकिन फिर इसके बाद ही लॉरेन और जूडी ये दोनों भी अपना हाथ मिरर से चिपका देते हैं, जिसके बाद उन तीनों की पवित्र शक्तियां इस इविल एंटिटी को बहुत ज्यादा दर्द देती हैं और देखते ही देखते उस पूरे मिरर में क्रैक्स आने लगते हैं। एंड फिर उसके अगले ही पल एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो जो इविल एंटिटी है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद ही एड उस मिरर को ले जाकर अपने म्यूजियम में रख देता है। इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है और आवाज के जरिए हमें ये पता लगता है कि इन सारी घटनाओं का इस मर्ड फैमिली पर काफी ज्यादा बुरा असर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी 3 साल तक वो उसी घर में रहे और फिर उस बीच उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया। इसके बाद ये पूरी लॉरेन फैमिली अपने घर चली जाती है, जहां पर अपने घर आने के बाद में जो एड है वो टोनी को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर भरोसा करके अपने म्यूजियम की चाबी उसके हाथों में दे देता है। और फिर इसके बाद में अगले सीन के अंदर हम जूडी और टोनी की शादी को भी देखते हैं, जिसके बाद में एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।